नमस्कार, सवाल इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। शुरुआत कर रहे हैं राम मंदिर से जुड़ी खबर की। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को होने वाला है, लेकिन जहां तक एक तरफ लोगों में उत्साह दिख रहा है, जो भक्त हैं उनमें दिख रहा है उत्साह, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, वीएचपी इस कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर लोगों तक भी ले जा रही है। दूसरी तरफ ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जो हैं स्वामी सरस्वती, उन्होंने इस कार्यक्रम में नहीं जाने का उनका कहना है कि उन्होंने ना तो इसके लिए उन्हें आमंत्रित किया गया है, ना ही वो जाना चाहते हैं, क्योंकि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को वो उचित नहीं मानते। उनसे हमारे सहयोगी जया कौशिक ने बातचीत की। एक्सक्लूसिव बातचीत पहले आपको सुनवाते हैं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को होने जा रहा है। जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं, तैयारियां अपने अंतिम चरण की ओर है और इस समारोह में शामिल होने के लिए हर क्षेत्र से जुड़ी नामचीन हस्तियों को खासतौर पर न्योता दिया गया है। लेकिन उत्तराखंड के ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि वो 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि वो सीधे तौर पर सनातन धर्म और परंपरा का इसको उल्लंघन मानते हैं। उनका मानना है कि आधे अधूरे मंदिर में भगवान को स्थापित किया जाना न्यायोचित और धर्म संगत नहीं है। हमारे साथ हैं उत्तराखंड के ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। स्वामी जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या 22 तारीख को जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसके लिए आपको आमंत्रित किया गया है? नहीं। आप कह रहे हैं आपको आमंत्रित नहीं किया है? अगर आपको आमंत्रित किया जाता तो क्या आप जाते? नहीं, हमारा जाना संभव नहीं था, क्योंकि हमारी ये जिस पद पर हम हैं उस पद के अनुसार हमारा ये दायित्व है कि हम ऐसे किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने से बचें जिनमें शास्त्र का और परंपराओं का उल्लंघन होता दिखाई दे रहा है। इसीलिए हमारा जा पाना संभव नहीं होता तब भी। तो आप ये कह रहे हैं कि जो ये कार्यक्रम हो रहा है 22 तारीख को, उसमें जो है शास्त्रों और नियमों का पालन नहीं हो रहा? हाँ जी, क्योंकि जो भगवान की प्रतिष्ठा है किसी मंदिर में, वो तभी हो सकती है जब मंदिर का निर्माण पूरा हो गया हो। आधे अधूरे मंदिर में भगवान की प्रतिष्ठा उचित नहीं होती है और इसका दुष्परिणाम निकल करके आता है। जो यजमान होते हैं और जो लोग मंदिर से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनके ऊपर दुष्परिणाम होता है। तो आपका ये कहना है स्वामी जी की ये उचित मुहूर्त और समय का भी इंतजार करना चाहिए, तब जाके ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना चाहिए था? नहीं, पहले तो जो कार्य आरंभ किया गया है मंदिर के निर्माण का, उसको पूरा करना चाहिए। जब वो कार्य पूरा हो जाए तब उद्घाटन के लिए मुहूर्त दैवज्ञ से पूछना चाहिए और बताए गए सही मुहूर्त में विचार करके तब प्रतिष्ठा करनी चाहिए। विधि विधान के साथ सब होना चाहिए। ये छोटा मंदिर नहीं है, ये भगवान श्री राम का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है। सबसे ज्यादा इसमें लोगों की आस्था है और यहाँ से जो कुछ होगा वही उदाहरण बन के पूरे देश के सामने, पूरे सनातन धर्मियों के सामने जाएगा। तो ये गलत उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है कि अधूरा मंदिर बना करके उसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाए। जी स्वामी जी, आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं क्योंकि बाकी पीठ के जो शंकराचार्य हैं, क्या वो इस समारोह में, इस कार्यक्रम में हिस्सा बनने जा रहे हैं? क्या आपकी उनसे कोई सलाह मशवरा या चर्चा हुई है इस बारे में? देखिए, हम लोगों की आपस में चर्चाएं होती रहती हैं, बातें होती रहती हैं। मूल बात यह है कि 4 शंकराचार्य जरूर हैं, लेकिन चारों का शास्त्र अलग अलग नहीं है। शास्त्र तो एक ही है सब शंकराचार्यों का। इसलिए और सभी शंकराचार्य शास्त्रों का सम्मान करने के लिए, लोक जीवन में शास्त्रों की व्यवस्थाओं को स्थापित करने के लिए ही पदस्थापित किए गए हैं। इसलिए सब एक ही शास्त्र के अनुयायी होने के कारण सबका विचार एक ही रहता है शास्त्र के संदर्भ में। आपका ये मानना है कि जब तक पूर्ण रूप से ये मंदिर तैयार नहीं हो जाता, तब तक इसमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, ये समारोह नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, धर्मशास्त्र का दृष्टिकोण तो यही है और इसी में सबका कल्याण है, इसी में धर्म की मर्यादा है, इसी में भगवान श्री राम की मर्यादा है।
ये कार्य हो जाना चाहिए। मंदिर पूरा हो जाने के बाद बहुत बड़ा आयोजन करिए आप, कोई मना नहीं है। और आयोजन तो केवल प्रतिष्ठा का ही नहीं, किसी भी बहाने से किया जा सकता है। तो अगर कोई आयोजन ही आपको अयोध्या में करना है, प्रतिष्ठा छोड़ करके कोई बड़ा आयोजन कर दीजिए राम जी के नाम पर, उसमें सबको बुलाइए, कौन मना करता है। सब आए और सब किसी को आशीर्वाद दें, कोई उसका आशीर्वाद का लाभ ले, इससे भी किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन जहाँ धर्म का कार्य है वो धर्मशास्त्रों के अनुसार हो तो अच्छा होता है, नहीं तो उसका बुरा फल भोगना पड़ता है। और ये चूंकि देश मंदिर है, देश के एक एक व्यक्ति ने इसमें अपना सहयोग और अपना मन लगाया हुआ है, इसलिए इसमें जो कुछ होगा उसका सबको परिणाम भोगना पड़ेगा। तो कोई कुफल ना हो जाए, इस बात की चिंता हमको है। और इसीलिए एक सनातन धर्मी समाज के, बृहत्तर समाज के गुरु होने के नाते, शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित होने के नाते अपनी चिंताओं से समाज को अवगत कराना और धर्मशास्त्र की बात को आगे रखना हमारा दायित्व है, और अपने दायित्व के आधार पर ही हम ये कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी विमुक्तेश्वरानंद जी, हमसे जुड़ने के लिए और अपने विचार प्रकट करने के लिए कि ये जो कार्यक्रम अब 22 तारीख को होने जा रहे हैं, आप उसमें क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं। आपने खुलकर अपनी राय रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पुरी के शंकराचार्य निष्ठानंद सरस्वती ने कहा है कि वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। उनका भी ये कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा के नियमों को ठीक तरीके से उनका पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजनीति हो रही है। भारत के प्रधानमंत्री जी गर्भगृह में होंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे, प्रतिष्ठित करेंगे, इसको राजनीतिक रूप दिया ही गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्रतिष्ठा होगी तो शास्त्र सम्मत विधा से होनी चाहिए। यह है, मैं तो विरोध नहीं करूंगा, जाऊंगा भी नहीं। मैंने अपना पक्ष रख दिया। आधा तीतर आधा बटेर की कहावत चरितार्थ में करें, सब कुछ शास्त्र सम्मत विधा से हो। वहीं श्रृंगेरी मठ और द्वारका शारदा पीठ की तरफ से भी एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या जाने पर शंकराचार्य श्रृंगेरी मठ की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के विरोध की बात मिथ्या प्रचार है। शंकराचार्य की तरफ से ऐसा कोई संदेश नहीं दिया गया है, दुष्प्रचार पर ध्यान ना दिया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों। तो शंकराचार्य की जो परंपरा है उन सब चीज़ों पर थोड़ी चर्चा ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी अखिलेश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, इसको दो हिस्सों में अगर देखा जाए, एक तो धार्मिक, जिस तरीके से अब इसमें भी कुछ जो संत महात्मा हैं वो भी बटे हुए हैं। अब हमने 2 इंटरव्यू चलाए जिसमें उन्होंने कहा कि भाई ठीक तरीके से ये हो नहीं रहा, इसलिए हम वहाँ पर जाएंगे नहीं। दूसरी तरफ से द्वारकाधीश और जो श्रृंगेरी मठ है उनके शंकराचार्य कह रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर जाना चाहिए। सरकार इसको किस तरीके से देख रही है? राजनीति पर उसके बाद बात करेंगे। देखिए, सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रस्ट है ये स्पष्ट कर दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया गया। और आप जानते हैं बहुत अच्छे से अंकित कि ये जो ट्रस्ट है इसने अपना जो पूरा काम किया है राम मंदिर निर्माण का, इसमें सरकार से इन्होंने 1 रुपया भी नहीं लिया है। और ये जो इन्विटेशन भी सब दूर भेजे गए हैं ये ट्रस्ट की ओर से ही भेजे गए हैं। सरकार की इसमें भूमिका केवल इतनी है कि वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था हो, बाकी जो जितने लोग जा रहे हैं उनके लिए तमाम तरह की जो, जैसे कि किसी भी अन्य आयोजन में अरेंजमेंट किया जाता है वैसे अरेंजमेंट कराने की बात यहाँ सरकार की ओर से की जा रही है। ये ज़रूर है कि ट्रस्ट की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने के लिए आमंत्रण दिया गया था, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया था। इस बारे में उन्होंने एक ट्वीट भी किया था और अब वो जा भी रहे हैं। और इसलिए भी उनको आमंत्रित किया गया था क्योंकि जो इसका जो शिलान्यास था, जो भूमि पूजन का कार्यक्रम था, वो पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों ही हुआ था। तो अब चूंकि मंदिर का एक फ्लोर बनकर के तैयार हुआ है, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, तो इसीलिए उन्हीं के हाथों कराने का निर्णय ट्रस्ट की ओर से किया गया है। अखिलेश जी, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा। कांग्रेस ने साफ कह दिया है, कम से कम उनके बड़े नेता, वो लोग नहीं जाएंगे। धर्म की बात पर उन्होंने कहा कि सबका अपना निजी मामला होता है। लेकिन एक तरफ जहां पर बात ठीक है, सरकार कह रही है कि हमारा इसमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे एक बड़े कार्यक्रम के तौर पर देख रही है। आरएसएस की तरफ से इसे एक बड़े कार्यक्रम के तौर पर देखा जा रहा है, उसके लिए कवायद भी की जा रही है। जैसे आप ही ने खबर ब्रेक की थी कि किस तरीके से जेपी नड्डा साहब ने सबको बोला था कि भाई लोगों को ज्यादा से ज्यादा आप लेकर आए उनके लिए। तो ये कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव से पहले एक बड़ा आउटरीच कार्यक्रम के तौर पर देखा जा रहा है। तो राजनीति इस पर होना वो तो बड़ी जाहिर सी बात है। बिल्कुल, और ये बात कही भी जा रही है विपक्ष की ओर से। जब कल
कांग्रेस के नेताओं की ओर से ये बयान आया कि वो वहाँ नहीं जाएंगे, तो स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि जो धर्म होता है वो एक निजी विषय होता है, राजनीति का विषय नहीं होता है। और इस तरह से कांग्रेस सीधे तौर पर ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी की मंशा इस पूरे राम मंदिर आंदोलन का अपने राजनीतिक फायदे के लिए उठाना है। और जिस तरह से लोकसभा के चुनाव सिर पर हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, हमने रिपोर्ट किया था कि 25 जनवरी से लेकर के 25 मार्च तक, यानी 2 महीने तक हर बूथ से ये लक्ष्य दिया गया है कि आप लोगों को लेकर अयोध्या जाएं। हालांकि टिकट लोग अपने खुद करेंगे, लेकिन व्यवस्था वगैरह सब वहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता करेंगे। हर दिन 50,000 लोगों को वहाँ पहुँचाने का लक्ष्य है। और जो शंकराचार्य वाली एक बात हो रही थी, उस पर मैं अपनी एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये अंकित पहली बार नहीं है कि कुछ शंकराचार्यों का इस आंदोलन को लेकर के एक अलग राय सामने आई है। इससे पहले भी जब ये आंदोलन चल रहा था, तब लगातार कुछ शंकराचार्य होते, 4 शंकराचार्य होते हैं, 2 की जो राय थी वो पहले भी अलग थी, आज भी वो 2 की राय अलग दिखाई दे रही है। और वहीं श्रृंगेरी और द्वारका पीठ के जो शंकराचार्य हैं वो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सनातन धर्म में होता यह है कि कोई भी एक जो होता है उसको कोई फाइनल अथॉरिटी या फाइनल से नहीं होता है। इसमें ये राम भक्तों के ऊपर या जो आस्तिक हैं उनके ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो निर्णय करें कि उन्हें क्या करना है। बिल्कुल, लेकिन जैसा हमने कहा कि 2024 का कैलेंडर से पहले ये एक बड़ा कार्यक्रम है और इसके बड़े मायने भी होंगे। और शायद इसी वजह से राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में जो कांग्रेस को आमंत्रण मिला और उसके बाद उनके नेताओं ने उसे अस्वीकार किया है, उन्होंने कहा कि भाई हम पूरी इज्जत के साथ इसको हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो कल कांग्रेस ने का जो ये चिट्ठी आई थी कि सोनिया गांधी और पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही साथ अधीर रंजन चौधरी वहां पर नहीं जा पाएंगे, इसको कांग्रेस ने कहा था कि ये एक बीजेपी और आरएसएस का प्रोजेक्ट बनकर रह गया है और इसके राजनीतिक फायदे वो उठा रहे हैं। इस पर आज बीजेपी ने पलटवार किया। सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं, उन्होंने कहा कि बहिष्कार करना कांग्रेस की आदत बन गई है। नई संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया। हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण का बहिष्कार किया। कारगिल विजय दिवस 2004 के बाद 2009 तक नहीं होता था। क्यों कांग्रेस ने बहिष्कार किया था कारगिल विजय दिवस का? और तो और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी जो आप ही की पार्टी के थे, उनके भारत रत्न समारोह का बहिष्कार कर दिया। इसी बहिष्कार के चलते हुए जनता भी क्रमशः उनको सत्ता से बहिष्कृत करती चली जा रही है। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। यह आश्चर्य की बात नहीं कि सोनिया जी के नेतृत्व में जिस पार्टी ने कोर्ट में दस्तावेज दिया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, उस कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने पुण्य अयोध्या धाम में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकराया। इस पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ राशिद किदवई साहब जुड़ रहे हैं। राशिद किदवई वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, साथ ही साथ संजय सिंह जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़ी पैनी नजर रखते हैं इन सब विषयों पर। अखिलेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। रशीद जी, क्या ये सेल्फ गोल कर दिया है कांग्रेस ने? देखिए, बात जो है ये राजनीतिक है और राजनीतिक में कांग्रेस ने मेरे ख्याल से अपना एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस टाइप किया। उनको ऐसी उम्मीद है कि जो देश है, जो प्रदेश हैं दक्षिण के, जैसे तेलंगाना है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, केरल है, वहां जहां से कांग्रेस को 10 या उससे ज्यादा लोकसभा सीटें मिलने की उम्मीद है, तो वहां के ऊपर वहां के लीडर्स की ऐसी राय थी कि कांग्रेस इस समारोह में न शामिल हो। और जो उत्तर भारत के नेता चाह रहे थे कि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व मंडल उसमें जाए, वो वहां पर ये बात है कि क्या वहां कांग्रेस का कुछ जनाधार बढ़ेगा, क्या उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक कहीं कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी? तो आकलन हुआ कि नहीं, सीटें बढ़ने का इम्कान बहुत कम है। तो इसलिए एक राजनीतिक फैसला लिया गया। मुश्किल फैसला था। कांग्रेस ने अपना एक जो वैचारिक मतभेद है भाजपा और आरएसएस से, उसको दर्शाने की कोशिश है। यहाँ मैं बात साफ करूं कि कांग्रेस ने भी कई बार आज जो है तथ्यात्मक रूप से अगर देखा जाए तो राम मंदिर इशू को अपनी तरफ साधने को, अपनी तरफ करने की भी कोशिश की है। तो कांग्रेस में कंफ्यूजन रहा है और उसी कंफ्यूजन का नतीजा है। लेकिन ये राजनीतिक फैसला है। देखिए, शंकराचार्य को चुनाव नहीं लड़ना होता, तो शंकराचार्य तो धर्म और आस्था की बात कह करके वो उस पर टिके रह सकते हैं। उनका एक
धार्मिक आधार होता है। कांग्रेस को चुनाव लड़ने है, इसलिए कांग्रेस के लिए ये थोड़ी मुश्किल मतलब फैसला था। बिल्कुल संजय जी, लेकिन ये बात तो सत्य है कि ऐसा तो है नहीं कि जो राम भक्त हैं या जो जनता इसमें आस्था इतनी रख रही है, जिसको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, वो बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस की तरफ मुड़ जाएगी, इसलिए क्योंकि सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे 22 तारीख को वहां पर पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं अपना कॉस्ट एनालिसिस बेनिफिट जो है पूरा करने के बाद कांग्रेस को हो सकता है लगा हो कि कोई फायदा नहीं है इसमें जाने का, और इस बात को जुदा नहीं कर सकते कि भारतीय जनता पार्टी और जब प्रधानमंत्री वहां जाएंगे तो एक बड़ा राजनीतिक संदेश तो है ही, तो सब अपनी अपनी राजनीति साध रहे हैं। देखिए अंकित, आपने बात सही कही है और अक्षित किदवई भी बात सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें दो चीज निकल के आती है कि कांग्रेस अगर नॉर्थ इंडिया को पूरी तरह भूल जाती है, अक्षित किदवई साहब कांग्रेस को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए मैं उनकी बात पर यकीन करके बोल चल रहा हूँ। इससे मैसेज भी जा रहा है, क्योंकि आप देखिए गुजरात से उनके पूर्व अध्यक्ष, उनके लेजिस्लेचर पार्टी के जो प्रमुख रहे उनका बयान आया, हिमाचल से बयान आ रहे हैं, मतलब वहां के मुख्यमंत्री के और प्रोमिनेंट मिनिस्टर मतलब वीरभद्र सिंह के बेटे के। तो नॉर्थ को आप भूल गए। तो अगर आप साउथ में, केरल में आप प्लेटो पे हैं, तमिलनाडु में आप प्लेटो पे हैं, कर्नाटका में तो पता नहीं, वो पिछले बार भी बीजेपी अच्छा करी थी, पार्लियामेंट्री सिचुएशन एक अलग होती है, और अभी तक जो सरकार चल रही है, तो मान लीजिए कि कर्नाटक और उधर बड़े बढ़। तो कांग्रेस एम क्या कर रही है? चुनाव जीतना या लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद लेना, मतलब जो 2 बार से चूक रही है, अगर वहां तक आप एम कर रहे हैं तो दूसरी चीज एक फिर कांग्रेस का ये नीति समझ में आती है। आपने सही बात कही कि 22 तारीख को पहुंच जाएंगे तो जो भाजपा को वोट देने वाला है, क्योंकि बीजेपी का ये पूरा मोबिलाइजेशन है, राम मंदिर 1979 से उनका ये मुद्दा रहा है, प्रथम मुद्दा रहा है। मोदी उस राम रथ यात्रा को लीड किए थे, इनके अडवाणी जब अरेस्ट हुए थे तो उस समय भी मोदी उनके साथ थे, उसके बाद इनका आस्था का विषय बता रहे हैं, सब चीज सही है। होता क्या है कि आप अपने विरोध में आप उसको मिनिमाइज करते हैं, अग्रेसिव वोटिंग आपके अगेंस्ट जहां 1-on-1 फाइट है वहां नहीं होती है। बीजेपी जो मान लीजिए कि मुस्लिम्स के प्रति इस तरह से बहुत सारे स्कीम चलाती है, वहां जाती है, कोशिश क्या होती है कि हमारे खिलाफ अग्रेसिव वोटिंग नहीं, हॉस्टिलिटी का भाव नहीं। तो ये अगर कांग्रेस उसको मिनिमाइज करती तो मेरे ख्याल में बेहतर होता, और उनके बाकी भी जो अलाइज हैं उनके लिए भी ये श्रेयकर होता। तो शायद मुझे लगता है कि उसमें जो थोड़ा कांग्रेस के अंदर का कंफ्यूजन है, जो जिस समय से रामलला का सो कॉल्ड प्रकटीकरण हुआ था 1949 में, उस समय से अभी तक चल ही रहा है। राजीव गांधी के समय कुछ और हो गया, शाह बानो हो गया, फिर ये हो गया, शिलान्यास हो गया, और अभी वो चल ही रहा है। लंबा कंफ्यूजन कांग्रेस का है जो अभी खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन अखिलेश जी, जिस तरीके से अब ये बात कही जा रही है, कांग्रेस पार्टी इसको उठा के कह रही है कि देखिए जो शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं तो क्या इनको भी हिंदू विरोधी कहा जाएगा, जैसे बीजेपी हमको हिंदू विरोधी बार बार कह रही है। और दूसरी बात सत्य है, ये नृपेंद्र मिश्रा खुद कह चुके हैं, जो इस कमेटी के अध्यक्ष हैं, कि अभी पूरी तरीके से मंदिर के सारे तल बनने में, पूरे तरीके से मंदिर का निर्माण होने में 2 से 3 साल अभी और लगेंगे। तो क्यों ना इसको ऐसे देखा जाए कि ये सिर्फ 24 से पहले कोशिश की जा रही है कि भाई ग्राउंड फ्लोर बन गया है तो कुछ ना कुछ एक बड़ा कार्यक्रम कर दिया जाए जिसका कुछ ना कुछ राजनीतिक फायदा उठा लिया जाए। नहीं, ये बात सही है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो शंकराचार्यों के कंधे पर रख के बंदूक चला रही है। इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि कई बार शंकराचार्यों को आगे किया गया और इस पूरे राम मंदिर आंदोलन के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाए गए। ये तो अगर आप इतिहास देखेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। यह जहाँ तक प्रश्न आता है कि एक अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जा रही है, तो यहाँ पर एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया और वहां पर उस चबूतरे के ऊपर एक अस्थायी राम मंदिर बनाया गया, तो वहां पर भी तो रामलला की पूजा हो रही थी, वो भी तो एक तरह का मंदिर ही था। अब ये जो मंदिर बना है उसी अस्थायी मंदिर को एक भव्य रूप दिया जा रहा है, और कोई भी मंदिर जो होता है उसके निर्माण कार्य सतत प्रक्रिया है, आगे भी काम जो चलता रहता है, काम रुकता नहीं है। आज भी ऐसे कई मंदिर हैं जहां पर कि काम जो लगातार चलता रहता है। तो ये भी एक तर्क इसके बदले में दिया जा सकता है। लेकिन ये बिल्कुल सही है आपका सवाल जो कांग्रेस पार्टी की ओर से भी उठाया गया है कि क्या ये केवल लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख करके किया गया है। आप ये अगर इतिहास उठा करके देखेंगे राम मंदिर आंदोलन का, तो आप ये पाएंगे कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही पार्टियों ने इस आंदोलन का राजनीतिक लाभ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल, जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस ने भी किया। राशिद जी तो बहुत अच्छे से इसके बारे में बता भी सकते हैं। राजीव गांधी के वक्त में कांग्रेस पार्टी कहती है कि ताले खुलवाने में बड़ी भूमिका रही। राजीव गांधी ने अपना जो चुनाव का कैंपेन था वो सरयू के तट पर किया। राजीव गांधी ने यह कहकर के अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू किया था 1989 में कि हम देश भर में राम राज्य की स्थापना करेंगे। तो ये कांग्रेस पार्टी कहीं पीछे नहीं रही। लेकिन जो रशीद जी कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि कांग्रेस पार्टी में एक भ्रम है, असमंजस है, उसी के चलते आज स्थिति बनी है। अब राजनीतिक लाभ है
या नुकसान है, जाहिर सी बात है कि तो चुनाव परिणाम में पता लगेगा। लेकिन जिस तरह से आपने भी शुरुआत में इंडिकेशन दिया था कि बीजेपी ने एक बड़ा मोमेंटम अगले 2 महीने तक राम मंदिर को लेकर के पूरे देश में खड़ा करने का अभियान बनाया है, एक योजना बनाई है, निश्चित तौर पर बीजेपी चाहेगी कि लोकसभा चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा बने और लोग इसके पक्ष में उसको वोट दें। और रशीद जी, शायद यही कांग्रेस के और जो इंडिया गठबंधन है उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है कि ये मोमेंटम की जो बात हो रही है, G20, उसके बाद फिर जिस तरीके से अब ये 5 राज्यों के चुनाव है, बीजेपी को हिंदी हार्टलैंड में 3 राज्यों में एक बड़ी विजय मिली और उसके बाद अब राम मंदिर, तो एक पॉजिटिव नोट पर भारतीय जनता पार्टी एक अपना मोमेंटम बना के 2024 में जा रही है। इसका जवाब क्या? ये एक बहुत बड़ा जो सवाल है वो इंडिया गठबंधन के सामने खड़ा है, कांग्रेस के सामने खड़ा है। जी अंकित, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन देखिए विपक्ष की दुविधा ये है कि वो भाजपा की पिच पे या भाजपा के एजेंडे के ऊपर अपनी राजनीति नहीं करना चाहता। उसे एक अपने में भी जो इंडिया गठबंधन है, जैसे उसमें आपने देखा होगा कि तृणमूल ने पहले इनकार कर दिया था, समाजवादी पार्टी भी इच्छुक नहीं थी, वाम दलों ने भी कह दिया, तो कांग्रेस को वहां एक मौका लगा कि एक अपनी एक एकजुटता, एकता का को प्रदर्शित करे। अब पता नहीं कि जेडीयू जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन अभी तक जो अधिकांश राजनीतिक दल जो इंडिया अलायंस में है, उन्होंने वहां जाने से 22 तारीख का से वो इनकार कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। तो इस तरह की उन्हें एकजुटता दिखानी है। देखिए, लक्ष्य ये है कि लोकसभा में भाजपा की सीटें जितनी ज्यादा से ज्यादा कम की जा सके। उन्हें पता है कि अगर वो वहां जाते 22 तारीख को, तो ऐसा नहीं होता कि उत्तर प्रदेश में बहुत राजनीतिक स्थिति बदल जाती, जैसे हमारे मित्र अखिलेश भी कह रहे हैं कि, और संजय भी कह रहे हैं कि देखिए भाजपा की जो जड़ें हैं वो बहुत मजबूत है। अब गुजरात है, गुजरात में 26 लोकसभा की सीट है, क्या कांग्रेस वहां 5 सीटें भी ला सकती है? ऐसा हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस तरह से कांग्रेस वहां बहुत ज्यादा मेहनत और ऐसा प्रयास नहीं कर रही है कि जहां बाजी पलटे, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि कर्नाटक में जो अभी राजनीतिक स्थिति बदली है, तो वो वहां जो 28 सीटें हैं उसमें से 15-20 जितनी भी सीटें मिल सके मिल जाए। बिल्कुल सही बात है। तो कुल मिलाकर जैसे अखिलेश जी भी कह रहे हैं, देखिए मोबिलाइजेशन है और कोशिश यही है कि एक बड़ा, जैसे मैंने कहा ना, एक फील गुड फैक्टर, G20, उसके बाद राज्यों का चुनाव और अब राम मंदिर लेकर बीजेपी जा रही है। इस मोमेंटम को कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को समझना होगा कि इसका जवाब क्या है। संजय, समय खत्म हो गया, आपके पास अंत में 10 सेकंड सर, मेरे को बिल्कुल रैप अप करना है। 10 सेकंड से भी कम। देखिए, ये एक ऐसा फैसला है कांग्रेस लीडरशिप का कि जिसको लेकर के बीजेपी भी बहुत खुश है, बीजेपी के वर्कर्स बहुत खुश है। बीजेपी के कुछ वर्कर्स रैंक एंड फाइल में जरूर कंफ्यूजन। कांग्रेस का फैसला, कांग्रेस खुश है, बीजेपी बहुत खुश है, कांग्रेस से भी ज्यादा बीजेपी खुश है, और बीजेपी के रैंक एंड फाइल सिंपैथाइजर सपोर्टर उससे ज्यादा खुश है। चलिए, देश की राजनीति में ये भी बड़ी कमाल की बात है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी के इस फैसले से बड़ी खुश हैं, जो सत्ता में है वो भी और जो विपक्ष में है वो भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। महत्वपूर्ण मामला है और जैसे अखिलेश जी कह रहे थे अंत में, इसका नफा नुकसान क्या होगा अब वो तो जब मई में चुनाव के रिजल्ट आएंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि उसके बाद हम सब के बाद फिर एक मौका मिल जाएगा इस बात का एनालाइज करने का कि ये बात ठीक रही या कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ा। अयोध्या में जो 22 जनवरी को कार्यक्रम होने वाला है, उसमें खबर यह भी आ रही है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी शामिल होंगे। शुरुआत में ये बात कही जा रही थी बार बार कि भाई आडवाणी जी की उम्र को देखते हुए एक ऐसा बयान भी आया था कि उनको वहां ना लेके जाया जाए, उसको लेकर काफी टीका टिप्पणी भी हुई थी और शायद कहीं ना कहीं इस पर एक रीथिंक जो है, पुनर्विचार होता हुआ दिखाई पड़ा है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने यह जानकारी दी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता कृष्ण गोपाल और रामलाल ने कल आलोक कुमार के साथ उन्हें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए न्योता दिया। आलोक कुमार ने कहा कि लालकृष्ण आडवाणी के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जाएंगे। आपको ये शायद याद दिलाने की आवश्यकता तो नहीं है कि लालकृष्ण आडवाणी वो चेहरा है, वो जिन्होंने रथ यात्रा निकाली थी, एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इनका योगदान आज कल कम से कम भारतीय जनता पार्टी जो भी कुछ अब ये राम मंदिर का जो कार्यक्रम होगा इसका श्रेय होगा, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान लालकृष्ण आडवाणी का जरूर है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए एक साथ कराने का जो वन नेशन वन इलेक्शन का फॉर्मूला बीजेपी लेकर आगे चल रही है, जिसके ऊपर चर्चा हो रही है, उसके ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है कि वो उसके खिलाफ है। ममता बनर्जी ने देश के एक चुनाव को खारिज किया है। उच्च स्तरीय समिति टीएमसी का जो जवाब है वो मिला है। इसके साथ एक साथ चुनाव कराना, ममता बनर्जी ने कहा है कि वे अलोकतांत्रिक है, संघीय ढांचे के विचार के खिलाफ है।
पैनल ने पहले से मन बना रखा है, अब सिर्फ औपचारिकता हो रही है, ऐसा ममता बनर्जी ने इस पैनल को चिट्ठी लिखकर कहा है। हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता की इस पर रिपोर्ट। देखिए, ममता बनर्जी ने कड़ी भाषा में वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव के जो एक प्रपोजल आया है उस पर जो कमेटी बनी है उसके ऊपर उन कमेटी के जो सेक्रेटरी है नितिन चंद्रा, उनको एक चिट्ठी लिखे हैं और इस चिट्ठी में ममता बनर्जी ने ये सारे जो रीजंस है जिसके लिए तृणमूल कांग्रेस इस प्रपोजल के खिलाफ है, वो सारे जो विषय है उसको लेकर एक चिट्ठी लिखे हैं ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने जो आर्ग्यूमेंट डाला है इस चिट्ठी में वो ये है, खास करके उन्होंने कहा है कि आपका जो इस वन नेशन वन इलेक्शन का प्रपोजल है इसमें इफ द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर जिन्होंने इस संविधान को बनाया है उन्होंने ही इस कॉन्सेप्ट को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया या उसको मेंशन तक नहीं किया संविधान में, तो इसके मतलब क्या है। और उन्होंने साथ साथ ये सवाल भी पूछा है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन और स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस को एक साथ आप कैसे करेंगे। 1952 में जब पहले आम चुनाव हुआ था देश में तब स्टेट्स में भी हुए थे, लेकिन उसके बाद अलग अलग कारणों से अलग अलग समय अलग अलग राज्यों की चुनाव होते आए हैं और स्टेट्स के ये कैलेंडर्स भी बन चुके हैं। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे अलग अलग राज्यों में अलग अलग कारण होते हैं और इसीलिए उन्होंने इस चिट्ठी में ये सब भी मेंशन किया है। साथ साथ उन्होंने कहा है कि मेथोडोलॉजिकल अप्रोच को लेकर भी उनका वो इस प्रपोजल का खिलाफ है। साथ साथ उन्होंने कहा है कि इस देश को फेडरल स्ट्रक्चर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा और वो कहा है कि जो ये कमेटी है ये सिर्फ एक टॉप डाउन डिसीजन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी ले चुके हैं उस स्ट्रक्चर का एक इम्प्लीमेंट करने के लिए ये कमेटी बनाया गया है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि उनको नहीं लगता है कि ये कमेटी जो ये वन नेशन वन इलेक्शन प्रपोजल का डीमेरिट्स है, जो कमियां हैं, उनके बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं है। ममता बनर्जी ने कड़ी अक्षरों में ये चिट्ठी भेजा है। पहले भी ममता बनर्जी वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ रहे हैं और उन्होंने कई दिन से ये आरोप लगाते आ रहे हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर जो है देश का उसको बदलने की कोशिश किए जा रहे हैं और ये भी उनका कहना है कि एक फेडरल स्ट्रक्चर को ख़त्म करने का एक उपाय है, एक तरीका है और इसीलिए वो इस प्रपोजल के खिलाफ है और चिट्ठी में उन्होंने ये बात लिखे है। चलिए अब चर्चा करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई। कल महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके से हलचल बढ़ गई क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि विधानसभा में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट वाली पार्टी ही असली शिवसेना है। जब चुनाव आयोग के बाद स्पीकर ने इस फैसले पर अपनी मोहर लगाई तो उद्धव ठाकरे के लिए ये एक बड़ा झटका जरूर माना जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें कोई आश्चर्य है। राहुल नार्वेकर जो पहले कांग्रेस में फिर शिवसेना और होते हुए भारतीय जनता पार्टी पहुंच गए हैं, उनका इस तरीके से कम शिवसेना बार बार ये कह रही थी कि देखिए उनको लगता है कि ये निष्पक्ष फैसला नहीं करेंगे, ऐसा शिवसेना का आरोप है उद्धव ठाकरे फैक्शन का। इसी के साथ शिंदे और उनके अन्य समर्थक विधायक जो हैं वो विधानसभा से अयोग्य जो कराने की याचिका थी उसको भी स्पीकर ने खारिज कर दिया है। उद्धव गुट के खिलाफ शिंदे गुट की याचिका को भी स्पीकर ने नामंजूर कर दिया है। तो अब ठाकरे गुट के जो 14 विधायक हैं उनको अयोग्य करार देने के एकनाथ शिंदे गुट की मांग जो थी उसको ना मानकर स्पीकर ने अपना फैसले में कहा कि शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। विधानसभा में शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। शिंदे गुट के पास 55 में 37 विधायकों का समर्थन है। विधानसभा में शिंदे को शिवसेना नेता चुनना जो है वो वैध है। भारत गोगावले को विप के तौर पर चुनना भी उन्होंने सही ठहराया। मैंने अपने फैसले में बताया है कि 2022 में मेरे हिसाब से कौन सा गुट असली शिवसेना था। अभी
असली शिवसेना कौन सी है, शिवसेना का सिंबल किसको जाता है, पार्टी नेम किसको जाता है, इसके बारे में निर्णय इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ है। ये पूरा तय का फैसला किस तरह से फैसला सुनाया? देखिए, अभी मैं किसी को खुश करने के लिए या कोई नाराज होगा ये विचार ध्यान में रखते हुए फैसला नहीं करता। मैं अपना फैसला कानून में जो प्राविधान है, संविधान में जो कानून प्राविधान है और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसमें जो प्राविधान दिए गए हैं उसके आधार पर निर्णय लेता हूं। अब मेरे सहयोगी सुनील इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, कल से काफी गहमा गहमी है, क्या इसके बाद आप होता देख रहे हैं, क्या इस जो 2024 का चुनाव है उसमें एक सिंपैथी फैक्टर बढ़ेगा उद्धव ठाकरे के लिए, या फिर उनके जो खेमे में और नेता हैं वो भी अब जा सकते हैं शिंदे के खेमे में? देखिए अंकित, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सिंपैथी फैक्टर जो है, सहानुभूति वाला, वो है। बहुत से ऐसे महाराष्ट्रियन हैं जो कट्टर शिव सैनिक हैं, वो कहीं न कहीं इस बात से नाराज़ है कि इतनी बुरी तरह से जिस तरह से पार्टी को तोड़ा गया और फिर बार बार हर जगहों पर ठाकरे परिवार को पर कहीं न कहीं हमला किया जा रहा है, उसको लेकर वो आहत जरूर है। लेकिन सवाल यहाँ पर है कि जो उद्धव ठाकरे हैं या उनकी पार्टी जो बची है वो क्या उस सिंपैथी फैक्टर को कैश कर पाएगी, साथ में ले पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जो आक्रामकता दिखनी चाहिए वो आक्रामकता ज़मीन पर हमें दिखाई नहीं पड़ती है। खास करके कल का जो फैसला आया उसके खिलाफ नाराज़गी तो बहुत उन्होंने जताई, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अदालत में जाके अदालती लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन उनको जनता के बीच में जाके जो जनता की अदालत में भी जाना पड़ेगा। उस सवाल पर उन्होंने कहा कि हम तो जनता में पहले से जा रहे हैं, जनता के साथ हैं और जो है कि अभी नासिक में जाने वाले हैं, अलग अलग कार्यक्रम हम कर रहे हैं। लेकिन जो आक्रामकता बाल ठाकरे में थी, शिवसेना जिसके लिए जानी जाती है, वो आक्रामकता इस समय खत्म हो चुकी है। तो उसको जब तक अपनाएंगे नहीं या फिर जब तक आक्रामक तरीके से नहीं जाएंगे तब तक मुझे लगता नहीं कि बहुत तो कैश कर पाएंगे। ये स्थिति फिलहाल यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। एक अंदेशा था, सुबह से खबरें भी चल रही थी कि परसों रात में अचानक से जो मीटिंग हुई थी, सीएम, डीसीएम, गृह मंत्री और डीजीपी को बुलाया गया था कि शायद फैसला खिलाफ जाएगा तो कुछ कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन देखिए, प्रत्यक्ष में ऐसा कहीं नहीं हुआ और पुलिस से जो मेरी बात हुई तो उनका भी कहना था कि ऐसा कुछ अंदेशा नहीं है। तो उतना रिएक्शन दिखा नहीं कार्यकर्ताओं का, थोड़ा बहुत जरूर कहीं न कहीं विरोध दिखा, प्रदर्शन दिखा, लेकिन वो बात नहीं दिखी जो कि लोगों को अपेक्षित या जो शिवसेना से लोग उम्मीद करते हैं, असली शिवसेना से। तो स्वाभाविक तौर पर जो है कि बहुत कुछ निर्भर करता है कि उद्धव ठाकरे का नेतृत्व कितना परिपक्व होता है, कितना वो एग्रेसिव जाते हैं। क्योंकि लड़ने के लिए जो जिससे लड़ना है वो एक महाशक्ति है, जैसा कि वो भी मान रहे हैं। तो वो कई फैक्टर हैं जिस पर काम करना होगा, तब जाके वो इस यानी कि कुल मिलाकर जनता की अदालत में इस मामले को अगर लेके जाना है तो उद्धव ठाकरे को और उनके परिवार को खुद ही जमीन पर उतरना पड़ेगा, जो कि अभी तक होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। विपक्षी दल कई बार ईवीएम को लेकर सवाल खड़ा करते हैं। एक जमाना था जब बीजेपी भी सवाल खड़ा करती थी, लेकिन अब कम से कम विपक्षी दल हर चुनाव में अगर उनकी हार होती है तो उस मामले को कोई न कोई नेता उठा ही देता है। चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखकर उन्होंने अपनी शंकाएं दूर करने की मांग की थी। हालांकि चुनाव आयोग ने विपक्ष की शंकाओं को निराधार बताया और अब लोगों को जागरूक बनाने के लिए एक अभियान चलाया है। इसके लिए आज दिल्ली के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम को तैनात किया गया है, जहां लोग वोट डालकर खुद चेक कर सकते हैं। हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती ने भी इसका जायजा लिया। नमस्कार, हम आपको एक चीज दिखाने के लिए यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। एक देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है जनरल इलेक्शन 2024 के लिए डिस्ट्रिक्ट का नाम न्यू दिल्ली असेंबली कंस्टिट्यूएंसी जी के 50 जितना बूथ नंबर होगा। यहाँ पे ईवीएम जो है टेम्पर प्रूफ इंस्ट्रूमेंट है। इसका जो है इसलिए आपका हर वोट है सिक्योर। ये जो है एक प्रचार अभियान जो है इलेक्शन कमीशन ने चलाया है। पूरी ईवीएम यूनिट की फोटो है और यहाँ पे लिखा है कि ये टेम्पर प्रूफ है, इसमें किसी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं की जा सकती है। अब यहाँ पे आते हैं, इस यूनिट को यहाँ पे रखा गया है। ये दिल्ली में हर जगह कहा जा रहा है कि मिलेगा। इलेक्शन कमीशन ने इसको यहाँ पर दिया है। ये कितने जगह पर आप लोग लेके गए? हर कॉन्स्टिट्यूंसी हम तो पूरे क्षेत्र में टहल रहे हैं। तो इसका मकसद क्या है? मकसद वही है, लोगों को जागरूक करना। जो कह रहे हैं कि जो है कि हम बीजेपी को दे, कांग्रेस को जा रहे, वही एबीसीडी इसमें 16 कैंडिडेट होते हैं, उनके जो है नाम पे आप चेक कर सकते हो एक कर। और कोई भी आके अपना चेक कर सकता है? कोई भी तो जो बटन दबाएगा वही वीवीपैट में आएगा। तो चेक करके देख लें एक बार हम। आइए,
अब आइए हम खुद चेक करके आपको बताते हैं। अश्विन, यदि आप इधर आएंगे तो अच्छे से शूट कर पाएंगे। तो हमने जैसे नन ऑफ द एबव भी है, 000 है, ट्रिपल एन, आप ये मान लीजिए कि ये कैंडिडेट्स के नाम है, ठीक है। और ये जो है ये सिंबल्स हैं, ये पूरे सिंबल्स हैं। आप किसी को भी दबाते हैं, यहाँ पे बटन दबाना होता है, आप यहाँ 10 सेकंड के लिए डिस्प्ले होगा आपका। ये देखिए यहाँ पे आके देखिए, ये 0 दबाया था, 0 जो है वो आया है। इसका मतलब है कि जो नंबर दबाया वही नंबर आ रहा है वीवीपैट में। इसका मतलब ये दिखाया जा रहा है कि वही नंबर जो है जिस पर आपने वोट किया है वही वोट यहाँ तब्दील हो रहा है। कंट्रोवर्सी जो है इसी बात को लेकर के है कि क्या ईवीएम टेम्पर प्रूफ है या नहीं है। इसकी जानकारी देने के लिए इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली में या इंडिया भर में भी किया होगा ना, दिल्ली का इनको पता है। इन्होंने कहा, जैसा कहा कि दिल्ली भर में जगह जगह पर इस तरह की मशीनें लगाई गई है। लेकिन कंट्रोवर्सी यहीं पे खत्म नहीं होती है। कंट्रोवर्सी ये है कि जो विपक्षी पार्टियां, उनका कहना है कि ईवीएम की सारी पर्चियों को गिना जाए, जिससे कि बात साफ हो जाए कि सारी पर्चियां गिना जाए। अभी तक होता क्या है कि सारे ईवीएम वीवीपैट की मशीनों के में जो पर्ची आती है उसको नहीं गिना जाता है। कुछ सेलेक्टेड जो है वो रैंडमली उठाया जाता है। जो वीवीपैट में जो पर्ची आती है उसी को गिना जाता है। तो बाकी पार्टियों का कहना है कि जितने भी वीवीपैट में मशीन है, या तो एक तो हर यूनिट के साथ वीवीपैट मशीन हो और हर पर्ची को गिना जाना चाहिए, तभी जो है जो पूरा फेयर इलेक्शन का रिजल्ट हो पाएगा, ऐसा विपक्षी पार्टियों का कहना है। लेकिन ये एक अच्छा प्रयास है। इलेक्शन कमीशन जो है वो इस ढंग के मशीन हर जगह लगा करके लोगों में कम से कम ये अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर यदि जो वोट आप यहाँ टेलीकास्ट, आप जो बटन दबाते हैं वही पर्ची निकलती है। अब ये पर्ची कब गिनी जाएगी, सारी पर्चियां गिनी जाएंगी, कब गिनी जाएंगी, ये एक अलग विषय है। लेकिन इस कदम का, चुनाव आयोग के इस कदम की सराहना की जानी चाहिए। अपने सहयोगी अश्विनी के साथ मनोज भारती, एनडीटीवी इंडिया के लिए।